शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् तीरस है। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शंकरं लोकशंकरम् शंकरं लोकशंकरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। युष्मत् अस्मत् प्रत्ययगोचरयोः विषय विषयिणोः तमप्रकाशवत् विरुद्धस्वभावयोः इतरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां
तद्धर्माणाम् अपि सुतराम् इतर भावानुपपत्तिः इति अतः अस्मत् प्रत्ययगोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्येति भवितुं युक्तं। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं मम इदम् इति नैसर्गिको अयं लोकव्यवहारः आह कोऽयम् अध्यासो नामैति उच्यते। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः तं केचित् अन्यत्र अन्यधर्माध्यासः इति वदन्ति। केचित्तु यत्र यदध्यासः तद्विवेकाग्रहनिबन्धनो भ्रम इति। अन्ये तु यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीतधर्मत्वकल्पनाम् आचक्षते इति। सर्वथापि तु अन्यस्य अन्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति तथा च लोके अनुभवः शुक्तिका ही रजतवत् अवभासते एकश्चन्द्रः सद्वितीयवत् इति। कथं पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासः विषय तद्धर्माणां सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरम् अध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते। न तावत् अयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न च अयमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम् अध्यसितव्यम् इति। इतना ही रखते हैं। स्वमत में अध्यास की क्या परिभाषा है उसका उल्लेख करने के पश्चात अब परमत में दूसरे दार्शनिकों के मत में अध्यास की जो परिभाषाएं हैं तो भाष्यकार उनका उल्लेख करते हैं। तो अध्यास शब्द की जो दार्शनिकों ने परिभाषा की है वो परिभाषा उनके सिद्धांत के अनुरूप है, उनके सिद्धांत की पुष्टि करने के योग्य है। जैसे वेदांत में अध्यास की परिभाषा की गई तो उस परिभाषा के कारण ही
एक तो जो प्रपंच है उसका अनादि प्रवाह का उल्लेख हुआ, तो पूर्व दृष्टि का ही अब अवभास हो रहा है, ये बात हमको बतानी है। कोई आरंभवाद नहीं बताना है। तो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूतग्रामम इमं कृत्स्नं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। देखो, यथा पूर्वम अकल्पयत, ये हमारा वैदिक सिद्धांत है। सृष्टि का आरंभ नहीं है, बल्कि सृष्टि में एक अनादि प्रवाह है। अविद्या अनादि है और इसी से ये प्रवर्तमान जो प्रपंच है वो भी अनादि है। तो ये बात देखो निकल आई कहाँ से? पूर्व दृष्टावभासः। तो जो हमारा सिद्धांत है उसका व्याख्यान करने वाला ये लक्षण है। जितना ही अधिक आप इस पर मनन करोगे तो उतना ही आपको ये अध्यास की परिभाषा का गौरव समझ में आवेगा। क्या बोलते हैं? स्मृति रूप है। तो इसका अधिष्ठान जो है वो चिदात्मा है, और इसलिए जो अनादि काल से प्रवहमान प्रपंच है वो कोई वास्तव में पदार्थ नहीं है, बल्कि स्मृति रूप है, मनोमय है। देखो ये सिद्धांत प्रकट हुआ, और वहाँ भास रहा है जहाँ पर इसका अत्यंताभाव है। सो स्वभावाधिकरणे भासमान होने के नाते मिथ्या है। स्वभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। परत्र होने, परत्र अवभासः, परत्र अवभास होने के कारण ही मिथ्या है। तो प्रपंच अनादि है, प्रपंच मनोमय है। माने देखो कितने सिद्धांत आते हैं। प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच निरधिष्ठान नहीं है। तो प्रपंच भले ही मिथ्या हो, लेकिन इसका अधिष्ठान सत्य है। ये सब सिद्धांत इन्हीं 3 शब्दों में समाये हुए हैं। इसका बढ़िया मनन होना चाहिए। एक एक शब्द को लेकर के तो अलग अलग समीकरण बनाने से अलग अलग सिद्धांत, अद्वैत के सिद्धांत प्रकट होते हैं। ये महिमा है इसकी। और जिस तरह से बिल्कुल सटीक निर्दोष परिभाषा भगवान भाष्यकार ने अपने मत की है, तो उसी तरह से दूसरे लोग भी करते हैं। फिर एक परिभाषा में कोई दोष रह जाए तो सिद्धांत कहीं न कहीं जाके फिर खंडित होता है। जैसे हमने सुबह कहा कि रामानुजाचार्य जी ने निर्विकल्प प्रत्यक्ष को माना ही नहीं। वो आवश्यक है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष को मानने से अंत में जाके उनका सिद्धांत कटेगा। तो चाहे वो छोटे से छोटे शब्द की परिभाषा करनी हो, लेकिन जब परिभाषा में प्रवृत्ति होती है तो बिल्कुल परिभाषा बहुत सोच करके
निर्दुष्ट परिभाषा बनानी पड़ती है। सम्यक हो, समग्र हो, परितः भाष्यते अनया, और दोष रहित हो, सिद्धांत के अनुरूप हो। तो अब जो है, जो परिभाषा दी है, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति तम केचित्, तम मने, हाँ, तम मने अध्यासम, तम अध्यासम केचित् दार्शनिकाः, केचित् विचारकाः, केचित् सिद्धांतवादिनः, ऐसे नाम नहीं लिया भाष्यकार ने, केचित्। तो तम अध्यासम केचित् अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः इति वदन्ति। ये परिभाषा क्या बोल रही है? अन्यत्र, जैसे हमने बोला था परत्र, वैसे इन्होंने कहा अन्यत्र। तो इतना तो सभी लोग मान रहे हैं। अन्यत्र में अन्य के धर्म का अध्यास, अन्य में अन्य के धर्म का अध्यास। अब इन्होंने स्मृति रूप नहीं कहा, इन्होंने पूर्व दृष्टि भी नहीं कहा। देखो, अब इन्होंने ये कहा कि दो चीज़ें हैं, अन्य, दोनों एक दूसरे से अन्य हैं। तो अन्यता तो है, तो कोई चीज़ में दूसरी चीज़ के धर्मों को भास जाना, ये है तो अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। इस परिभाषा में तीन दार्शनिक आते हैं, योगाचार, नैयायिक और वैशेषिक। इसमें दो विभाग हैं, वैशेषिक और नैयायिक तो दोनों ही अन्यथा ख्याति मानने वाले हैं, और योगाचार माने क्षणिक विज्ञानवादी लोग ये आत्मक ख्याति को मानते हैं। तो ये जो परिभाषा है ना, अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः, इस परिभाषा में ये आत्मक ख्याति भी आ जाती है और अन्यथा ख्याति भी आती है। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि जो रत्न प्रभा में है उसको देखें। वो बोलते हैं, ननु अध्यासे वादी विप्रतिपत्ते है, यहीं से शुरू किया था। हाँ, ननु अध्यासे वादी विप्रतिपत्ते है कथम उक्त लक्षण सिद्धि। बोले अध्यास के लक्षण में जो अलग अलग वादी लोग हैं उनके अलग मत हैं। विप्रतिपत्ते है माने उनकी प्रतिपत्ति, उनकी मान्यता है, तो उनका मत अलग है आपसे। तो आपने जो परिभाषा की है उसकी सिद्धि कैसे होगी, माने आपकी ही परिभाषा मानी जाए, यह बात हम कैसे मान लें। कथम उक्त लक्षण सिद्धि इति आशंक्य। हम देखना, ये वाक्य अंडरलाइन कर लेना यहाँ से खास तौर से। अधिष्ठान आरोप्य स्वरूप विवादे अपि, ठीक है, माने अधिष्ठान का स्वरूप क्या है और आरोपित वस्तु का स्वरूप क्या है। आरोप्य माने आरोपित वस्तु, हाँ, अध्यस्त। तो अधिष्ठान आरोप्य, इन दोनों वस्तुओं के स्वरूप के बारे में विवाद है। अधिष्ठान आरोप्य स्वरूप विवादे अपि, विवादे माने विपरीत वादः, विरुद्धम वादः। तो विरुद्ध वाद होने पर भी साम्य कहाँ है, बोले परत्र परावभासः, ये वाक्य है।
इस पर विशेष ध्यान रखना, अंडरलाइन रखना। परत्र परावभासः इति, बस ये हमारा साम्यांश है। अध्यास प्रकरण में सभी दार्शनिकों का साम्यांश यहाँ पर है। परत्र परावभास, माने कहीं और में किसी और का आभास होना, इतनी बात तो सभी को माननी ही पड़ती है। वहाँ अन्यत्र अन्य धर्माध्यास कहा गया, यहाँ साम्यांश को पकड़ते हैं। परत्र परावभास इति लक्षणे संवादात, संवादात माने सम्मतिम, सम्मति सत्वात, टिप्पणीकार ऐसे लिखते हैं, तीसरे नंबर की टिप्पणी। संवादात माने सम्यक वादात, ऐसे कर लो। इस विषय में सभी का वाद समान होने के कारण मिला। परत्र परावभासः इति लक्षणे संवादात युक्तिभिः सत्याधिष्ठाने मिथ्यार्थावभास सिद्धेः, इसलिए अधिष्ठान तो सत्य है और जो आभास होने वाली चीज़ है वो है मिथ्या अर्थ। अर्थ माने पदार्थ, मिथ्यार्थ, मिथ्यार्थावभास सिद्धेः सर्वतंत्र सिद्धांते इदं लक्षणम इति। सभी तंत्रों में, तंत्र माने शास्त्र, परतंत्रा भी पढ़ चुके हैं आप। तंत्र माने शास्त्र, दूसरों के अभिमत में। सर्वतंत्र सिद्धांते इदं लक्षणम इति मत्वा, ऐसा मान करके अब 3 परिभाषाएं भाष्यकार प्रस्तुत करते हैं। उसमें से पहली परिभाषा किसके लिए है? बोले 2 ख्याति वालों के लिए है, अन्यथा और आत्मक ख्याति, ये द्वंद्व समास है। हाँ, अन्यथा च आत्मा आत्मक ख्याति च इति अन्यथात्मक ख्याति वादिनः, वादिनोः द्विवचन है, ये षष्ठी द्विवचन है। अन्यथा आत्मक ख्याति वादिनोः मतम आह। बस थोड़ा सा आप इसमें ट्यून हो जाओ, इसके लिए मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। बाद में प्रवाह रखो, सहज प्रवाह रखो, स्वयं सतर्क हो जाओ। अन्यथा आत्मख्यातिवादिनोः मतम आह तम केचित इति। शुरू किया उन्होंने, तो केचित में सबसे पहले अन्यथा ख्याति लेते हैं। तो प्रभाकार जो हैं वो ये लेते हैं, केचित अन्यथा ख्यातिवादिना। ये कौन लोग हैं? ये नैयायिक और वैशेषिक। हाँ, तो केचित अन्यथा ख्यातिवादिना। अब ये क्या बोलते हैं? देखो, अन्यथा ख्याति का लक्षण देखना। अन्यत्र शब्द क्या था? अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, ये लक्षण है। तो अन्यत्र दृष्टांत से शुरू करते हैं। अन्यत्र शुक्त्यादौ अन्य धर्मस्य स्व अवयव धर्मस्य देशांतरस्थ रूप्यादेः अध्यासः इति वदन्ति। नहीं, सरल है बिल्कुल। कैसे बोलते हैं? जैसे उनका ये कहना है कि अध्यास केवल इतना है हमारी दृष्टि में कि सीप में, सीप एक अन्य वस्तु है, उस सीप में जो सामान्यांश है वो इदम है और जो विशेषांश है वो चमक इत्यादि है, जिसको सीप कहते हैं। सफ़ेदी है, चमक है, आकार है, ये विशेषांश है उसका। उस विशेषांश के अज्ञान के कारण, उस विशेष
अंश के अविवेक के कारण जो बाजार में चांदी है, पूर्व दृष्ट नहीं, ये ध्यान रखना, जरा टेढ़ा सा है, पूर्व दृष्ट नहीं, जो बाजार में हट्ट देश में जो चांदी है वो सत्य है, लेकिन वो अन्य है। ये वो जो चांदी है उस चांदी का धर्म है। चांदी का आरोप नहीं हुआ, धर्मी अध्यास नहीं हुआ। वो कहते हैं उस चांदी का जो रूप है, रूप्यादेहे, देशांतरस्थ रूप्यादेहे। चांदी नहीं है ऐसा नहीं है, चांदी मनोमय है ऐसा भी नहीं है, चांदी भीतर है ऐसा भी नहीं है। देखना, हाँ, देशांतरस्थ, अंतरस्थ नहीं, हाँ, देशांत, वस्तु सत्य है, देशांतरस्थ रूप्यादेहे, रूप्यादेहे माने रजत, तो रजत का अध्यास हुआ। वो ज्ञान में गलती है, भ्रम तो है ये। क्यों भ्रम है? क्योंकि भासमान वस्तु अन्य देश में है और अन्य देश में भासित हो रही है, बस। लेकिन जो भासमान वस्तु है वो कहीं न कहीं पर है और वो सत्य है, वो वास्तविक है, वो बाह्य देश में है, ये बोलते हैं। तो अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः, इसमें स्वरूपाध्यास नहीं है, आए पकड़ में, अर्थाध्यास नहीं है, स्वरूपाध्यास नहीं है। अर्थाध्यास का मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु को आप देख रहे हो वह वस्तु तीनों कालों में असत है, ये। जबकि यहाँ जो चांदी है, हाँ, वो सत है। बाह्य देश में, देशांतर में वह वस्तु अपनी जगह पर सत है। सो चांदी सत्य है, असत नहीं है, इसलिए अर्थाध्यास तो हुआ नहीं। और इसलिए रजत का जो ज्ञान हो रहा है वह भी ज्ञानाध्यास नहीं बोल सकते। तो कौन सा अध्यास हुआ फिर? केवल संसर्गाध्यास। अन्य देश में, देशांतरस्थ, अन्य देश में जो चांदी है उसका ज्ञान हो रहा है और उस अन्य देश में जो चांदी है वो सत्य है, उसका ज्ञान भी सत्य है। उस सत्य ज्ञान का, सत्य चांदी का संसर्ग हो गया कहाँ पर? सुक्ति देश में, गलत जगह पर उसका संसर्ग हो गया, इसलिए हम उसको बोलते हैं भ्रम। अगर वो अन्य देश में संसर्ग नहीं हुआ होता तो उसको फिर हम भ्रम नहीं कहते। तो निवृत्ति किसकी होगी? जब हम कहेंगे नेदम रजतम, इयम सुक्तिका, जब हम ऐसा ज्ञान होगा, अधिष्ठान का ज्ञान होगा, तो ये क्या बाधित होगा? माने ज्ञान क्या होगा? देखो बाध करके दिखाते हैं। ज्ञान क्या होगा? ज्ञान यही होगा कि अरे यहाँ तो सुक्तिका है, यहाँ रजत नहीं है, ये तो यहाँ वो नहीं है जो मैं देख रहा था, यही ज्ञान होगा। लेकिन यह ज्ञान नहीं होगा, हाँ, कोई बोल सकता है?
यह ज्ञान नहीं होगा कि चांदी है ही नहीं। ठीक है, आपको ज्ञान होने पर क्या बाधित होगा? केवल इतना बाधित होगा कि अरे मेरे से गलती हो गई, यहाँ तो चांदी नहीं है। तो ये अन्यत्र जो आभास हो रहा था उसी की निवृत्ति होती है। रजत के बारे में मैं भ्रमित था, ऐसा बोध होता नहीं बाध होने पर। रजत तो ऐसी ही होती है, ये तो आदमी को मालूम ही है। और रजत होती है वो असत है, यह भी कोई अनुभव नहीं करता। देखो जब इनकी बात करते हैं तो लगता है यही सही है। भाई अगर आपको बाध हुआ तो बाध होने पर क्या बचा, इसकी मीमांसा करनी चाहिए। जो बचा वही सत्य होगा। आता है पकड़ में? थोड़ा सा है, बहुत सरल, लेकिन कहने में थोड़ी कठिनता आती। अब मैं सरल इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पच जाए और कुछ नहीं। ठीक है? अब तिवारी जी हंसे जा रहे हैं तो फिर मुझे बोलना पड़ा, सच्चाई बोलनी पड़ी। कच्चा चना बर्फी नहीं हो जाएगा, लेकिन भिगा देने पर उसको अंकुरित करा देने पर और उसमें थोड़ा सा नमक लगा देने पर हैं। और अब यहाँ कुकिंग की क्लास तो मैं नहीं लूँगा। क्यों दीदी? वो मस्त है। तो कहाँ हो? अभी देखी। कमाल है, विजया अम्मा की थोड़ी सी फुसफुसाहट भी सुन लेती है वो। और हम माइक लगा के बोलते हैं फिर सुनते नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी ध्यान चला गया इसलिए बोल रहा हूँ। तो बर्फी बनाइए, आइए चलते हैं, फिर इसी लाइन पे चलते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि ज्ञान से बाधित हो जाने के बाद भ्रम ही बाधित होगा, और बाधित होने के बाद जो बचा वो सत्य है। तो बाधित क्या होता है? जब आदमी सीप के पास गया चांदी के लोभ में, और उसको ज्ञान हुआ क्या कि अरे रे यहाँ तो चांदी नहीं है। चाहे वो ऐसा बोल दे यह चांदी नहीं है, लेकिन उसकी वृत्ति में यही होगा कि यहाँ जहाँ मैं चांदी देख रहा था वहाँ चांदी नहीं है। यहाँ चांदी नहीं है का मतलब ये थोड़ा वो कहेगा कि बाजार में भी चांदी नहीं है। तो स्वरूपाध्यास अगर हुआ होता, देखो ठीक है, अगर स्वरूपाध्यास हुआ होता तो उसको ये अनुभव होना चाहिए था कि चांदी तीनों कालों में, हाँ, किसी देश में नहीं है। लेकिन उसको अनुभव केवल इतना हुआ कि जहाँ मैं देख रहा था वहाँ नहीं है। अच्छा। उसको ये तो नहीं अनुभव हुआ ना कि चांदी का मुझे जैसा ज्ञान था वो ज्ञान गलत है। मैंने चांदी को काली समझ रखा था, लाल समझ रखा था, ऐसा तो नहीं है। चांदी के बारे में, अपनी पहचान के बारे में उसको शंका हुई क्या? नहीं। तो न तो अर्थाध्यास है यहाँ, तीनों अध्यासों में देखना, नैयायिक दर्शन के मतानुसार न तो यहाँ अर्थाध्यास है, न तो यहाँ ज्ञानाध्यास है, केवल संसर्गाध्यास है, और उसी का बाध होता है। और इसी से उसकी प्रवृत्ति जो हो रही थी, मिथ्या प्रवृत्ति हो रही थी, वो रुक गई।
बस। नारायण नारायण नारायण। तो ये देखो, ये है इनका अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति का मतलब माने अध्यास अन्य देश में ख्यात हो रही वस्तु को बोलते हैं। ये बना, अन्य देश में विख्यात हो रही वस्तु को, स्वदेश में न होकर अन्य देश में ख्यात हो रही, विख्यात हो रही वस्तु को अध्यास बोलते हैं। इसमें हम न चांदी को मिथ्या बोल रहे हैं, न सुक्तिका को मिथ्या बोल रहे हैं, न उसके ज्ञान को मिथ्या बोल रहे हैं। हम केवल अन्य देश में भासमानता को मिथ्या बोलते हैं। भाष्यकार ने कहा ये तो हम मान लेते हैं आपकी बात, हम यहाँ पर कोई विवाद नहीं करेंगे। आपने इतना माना क्या कि परत्र पराभास परावभास, बस इतनी बात हमको चाहिए। साम्यांश में क्या है वो देखने की बात। परत्र परावभास, ये वो जो हमने अंडरलाइन करवाया था, ध्यान रखें। अच्छा, अब आगे चलिए। आत्मख्याति वादिनस्तु, ये तो अन्यथा ख्याति हुई। अब आत्मक ख्याति वाले लोग उसी अध्यास के बारे में क्या बोलते हैं। अध्यास माने, अभी आप दृष्टांत से ले लो, अध्यास माने भासमान रजत, बस इतनी बात करो अभी आप। तो वह जो भासमान रजत है, हाँ, वो आत्मवादी की दृष्टि में क्या है। बोले माने उसकी दृष्टि में भ्रम क्या चीज है, क्या उसमें भ्रमांश क्या है। तो बोलते हैं भ्रमांश ये है कि वह जो रजत है जो भास रही है आपको, वो बाह्य देश में उसका भासना, बस इतना ही भ्रमांश है। ध्यान दें, पहले बाह्य देश में उसका भासना, बस इतना ही भ्रमांश है। क्यों? क्योंकि रजत कहाँ है? हैं? रजत कहाँ है? बुद्धि में। हाँ, ये विज्ञानवादी है ना। तो रजत है आत्मदेश में, आत्मख्याति देखो, रजत है आत्मदेश में और भास रहा है बाह्य देश में, सुक्तिका देश में। सुक्ति को पहले उसने बाहर समझा और फिर उसमें रजत को बाहर भासते हुए अनुभव किया। तो यह बाह्य देश में भासना ही ब्रह्म है। इसका मतलब वही परिभाषा, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास, एक ही परिभाषा में तीनों आ जाते हैं, योगाचार भी, वैशेषिक भी, नैयायिक भी। देश अन्य है। उन्होंने कहा कि रजत बाजार देश में है, सुक्तिका देश में भास रही है, इसलिए अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। इन्होंने कहा सुक्तिका रजत जितने नाम रूप हैं वो सब के सब विज्ञान मात्र हैं, धारा विज्ञान मात्र हैं, क्षणिक विज्ञान मात्र हैं, वही आत्मा है। इसलिए कुछ भी बाहर नहीं है ही नहीं। बाह्यार्थ शून्यवादी भी इनको बोलते हैं। ये कैसे हैं? बाह्य अर्थ को शून्य मानते हैं। आप पढ़ चुके हैं इनका दृष्टांत क्या है इनका? स्वप्न। ठीक है,
स्वप्न में जिस तरह से बाह्यार्थ भासता है, लेकिन बाह्यार्थ कुछ भी होता नहीं है। तो बाह्य देश में भासमान जो रजत है, वह रजत वास्तव में पूछा जाए ये रजत क्या है, क्या बोलेंगे? आत्मा है। यह रजत क्या है, क्या बोलेंगे? विज्ञान है, विज्ञान मात्र है। तो फिर विज्ञान है, बुद्धि है, तो फिर बुद्धि देश में भासना चाहिए। बोले यही तो अध्यास है कि विज्ञान मात्र होने पर भी, विज्ञान आत्मा होने पर भी, हाँ, बाह्य देश में भास रहा है। इसीलिए हम उसको भ्रम कहते हैं। अगर यह ज्ञान हो जाए, हाँ देखना अब ज्ञान का स्वरूप, अगर यह ज्ञान हो जाए कि बाह्य देश में भासमान होना गलती है, वास्तव में बाह्य देश में कुछ भी नहीं है, तो बाद किसका होगा? बाह्यता का बाद होगा, हाँ, आंतरता का बाद नहीं होगा। ये बना। तो इनका बाद और इनका बाद होने के बाद की स्थिति देखो अलग हो गई। बाद केवल किसका हो रहा है? बाह्यता का। ये क्या बना? बोले मनोमय हुआ। मनोमय, इनके यहाँ कोई मेरा मन नहीं है, मन ही आत्मा है। इस तरह से देखो इसको। आत्मख्यातिवादिनस्तु बाह्ये सुक्त्यादौ, देखो बाह्ये सुक्त्यादौ बुद्धि रूपात्मनो धर्मस्य रजतस्य। रजत क्या है? बुद्धि का धर्म है। बुद्धि में ही रजत का रूप है, रजत है। जो कुछ है वो सब की सब बुद्धि में है। बुद्धि रूपात्मनो धर्मस्य रजतस्य अध्यासः। क्या मतलब हुआ? आंतरस्य रजतस्य, देखना पंक्ति बड़ी साफ पंक्ति है। आंतरस्य रजतस्य, हाँ, बहिर्वत अवभासते इति वदन्ति इत्यर्थः। तो भ्रम केवल इतना ही है कि रजत है आंतर और भास रही है बाहर, तो अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। बस ये तो एक ही लक्षण में तीन दर्शनों का समन्वय हो गया। अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। अच्छा भाई, अब आते हैं हम तीन और दार्शनिकों पर। ये तीन दार्शनिक कौन हैं? सांख्य है, योग है और मीमांसा है। हाँ, ये क्या बोलते हैं? देखो, अख्याति मतम आह। अभी तक हम बोल रहे थे अन्यथा ख्याति, आत्मख्याति। दो ख्यातियाँ हो गई, अब तीसरी है अख्याति। अख्याति क्या चीज़ है? बोले यत्र यस्य अध्यासः। ध्यान देना, ये सांख्य की है तो थोड़ा और सूक्ष्म होगी। यत्र अधिष्ठाने यस्य अध्यस्तस्य, यत्र यस्य अध्यासः। अच्छा, वो अध्यास कैसे होता है? पता कैसे चलता है? बोले लोक सिद्ध, सभी के अनुभव में आता है। यत्र यस्य अध्यासः लोक सिद्ध। तयोः माने जिसका, जिसमें अध्यास हो रहा है, तो अधिष्ठान और अध्यास दोनों। तयोः अर्थयोः, यहाँ भी अर्थाध्यास नहीं है, यहाँ भी
कोई अर्थाध्यास नहीं है। क्या बोल रहे हैं? यत्र यस्य अध्यासः लोक सिद्धः तयोः अर्थयोः। ये दोनों अर्थ हैं, और अर्थ ही नहीं है, दोनों अर्थों का ज्ञान भी है। तयोः अर्थयोः तत् धियोश्च, धिया, धीय शब्द है, धी माने बुद्धि, तद्धियोश्च माने उन दोनों का ज्ञान भी। यत्र यस्य अध्यासः लोक सिद्धः तयोः अर्थयोः तद्धियोश्च। नारायण नारायण। इनका भेद है, अध्यास और अधिष्ठान का भेद है, और उनके ज्ञानों में भी भेद है, लेकिन उस भेद का अग्रह हो गया, ये बोलते हैं भेद अग्रहे सति। बना, भेद का अग्रह हुआ। भेद अग्रहे सति तन मूलः, भाष्यकार ने लिखा तन निबंधनः। निबंधना शब्द का अर्थ है तद मूलक। तन्मूलः भ्रमः इति रूप्यम इति विशिष्ट व्यवहारः इति वदन्ति। ये हैं हमारे सांख्य के मित्र लोग। ये क्या कहते हैं? दृष्टांत में समझो इसको जरा। इदम रजतम, यही दृष्टांत लेके चलते हैं। इदम रजतम में दो अर्थ हैं, इदम सुक्तिका, इदम रजतम, ये दो अर्थ हैं। अर्थयोः, नौ दोनों का ज्ञान है, सुक्तिका ज्ञान और रजत ज्ञान। तो धियो हो, दो ज्ञान हो गए, दो अर्थ हो गए। अब क्या है? अगर दोनों का भेद ग्रहण हो जाए तो अध्यास नहीं होगा, लेकिन प्रमाण व्यापार में दोष होने के कारण ठीक से प्रमाण व्यापार नहीं हुआ। इस प्रमाण व्यापार के दोष के कारण, सदोष प्रमाण व्यापार के कारण, एक भेद है लेकिन अभेद व्यवहार होने लगा। सुक्तिका की जो इदंता है वो तो ग्रहण हो गई, और सुक्तिका ग्रहण नहीं हुई। और रजत की जो तत्ता है, हाँ, रजत कहाँ है? बाजार में, तो उसको तत् बोलना चाहिए। तत् रजतम आता है, पकड़ में आता है। तत् रजतम प्रत्यक्ष में है सुक्तिका, इसलिए इयम सुक्तिका, वो तो ठीक है। परोक्ष है रजत, तो उसको बोलना चाहिए था तत् रजत। तो ग्रहण क्या हुई और अग्रहण क्या हुआ? सुक्तिका की इदंता ग्रहण हुई, इदम, और रजत की तत्ता का लोप हो गया, अग्रहण हो गया, रजतत्व ग्रहण हुआ, और दोनों में अभेद हो गया, इदम रजतम। ये भेद अग्रहे। अगर ये ग्रहण हो जाए, क्या कि इदम इयम सुक्तिका तत् रजतम, दोनों सही है, इसमें क्या गलत है? इदम इयम सुक्तिका तत् रजतम, फिर क्या ठीक तो है? तत् रजतम का की स्मृति आई, और इदम प्रत्यक्ष होने से ज्ञान है, तो इदम ज्ञान भी सही है और रजत ये भी सही है। स्मृति कोई गलत तो नहीं है, हमने देखा है इसलिए स्मृति आई। तो दो ज्ञान हो गए, स्मृति ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। इन दोनों में अगर ये पता रहता कि ये स्मृति है और ये प्रत्यक्ष है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ? स्मर्यमाण जो ज्ञान है, स्मृति ज्ञान, उसकी तत्ता अग्रहित हो गई, अग्रहे,
और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है इसमें सुक्तिका अग्रहित हो गई, अग्रह अभेद व्यवहार, ये है। न इसमें ध्यान रखना, न इसमें अर्थाध्यास है, न इसमें ज्ञानाध्यास है, इसमें भी केवल संसर्गाध्यास है। और उस संसर्गाध्यास का हेतु है भेद विवेक। देखना क्या बोलते हैं, तद विवेक अग्रह निबंधना। विवेक का अग्रह, यही इस भ्रम का मूल है। निबंधन भ्रम, निबंधन भ्रम ने मूलक। हाँ, विवेक का, विवेक के अग्रह मूलक जो प्रतीति हो रही है उसको बोलते हैं हम भ्रम। तो अध्यास क्या है? बोले एक भ्रम है। इस भ्रम का स्रोत क्या है? बोले दो चीज़ें हैं, दोनों का अलगाव ग्रहित नहीं हुआ। ये अब आप देख रहे हो सिद्धांत की कैसी पुष्टि रखी हुई है इन्होंने। क्योंकि मूल में सिद्धांत कहाँ जाएगा? प्रकृति और पुरुष। इदम रजतम से थोड़ा काम चलना है। प्रकृति पुरुष, इनमें से कोई असत नहीं है। इनके मत में दोनों सत्य हैं, तो अर्थाध्यास हो ही नहीं सकता। फिर अग्रह क्या हो रहा है? अग्रह केवल ये हो रहा है कि प्रकृति में पुरुष का, अथवा पुरुष में प्रकृति का नहीं, प्रकृति धर्म का आरोप हो रहा है। ये कैसे बोलते हैं? यत्र यद अध्यासः तद विवेक अग्रह। बाध कैसे होगा? विवेक का ग्रहण हो जाए, विचिर पृथक करने। प्रकृति अलग चीज है और पुरुष अलग चीज है। इस विवेक का दोनों के अलग अलग स्वरूप का ठीक से ग्रहण हो जाए, तो बस ये भ्रम निवृत्त होगा, संसर्गाध्यास की निवृत्ति हो गई। प्रकृति का ज्ञान गलत नहीं है, न प्रकृति गलत है। पुरुष का ज्ञान गलत नहीं है, न पुरुष गलत है। ये देखो, सभी का अपना परिभाषा बिल्कुल सिद्धांतानुरूप है। कोई मिथ्या नहीं है, न प्रकृति न पुरुष, न प्रकृति का ज्ञान न पुरुष का ज्ञान। गलती कहाँ थी? गलती ये थी कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। ये पुरुष का प्रकृतिस्थ होना, बस इतना ही गलती है। बाकी दोनों अनादि हैं, इसमें क्या गलत है? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादौ उभावपि, इसमें क्या गलती है? ये तो दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक हैं तो गलत क्या है? बोले वो गलत है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, तो ये जो भोक्ता भाव हुआ, ये संसर्गाध्यास का परिणाम हुआ। बना? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तो संसार माने बंधन का स्वरूप क्या बना? गुण संग। दैट्स ऑल। तो निवृत्ति किसकी करनी है? गुण संग की। आप तो प्रकृति की ही निवृत्ति कर देते हो, वो गलत है। प्रकृति को मारने पे क्यों जुटे हुए हो? ये उनका अद्वैतवादियों पर आक्षेप है।
प्रकृति अपनी जगह रहने दो, पुरुष को अपनी जगह रहने दो। दोनों का ज्ञान भी सत्य है। प्रकृति का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, तभी प्रकृति विमुक्षा होगा। पुरुष का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, दोनों ज्ञानों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुरुष प्रकृति को मिला करके अभेद व्यवहार करना, जहाँ भेद है, हाँ, वहाँ अभेद व्यवहार करना, ये अध्यास है। ये सांख्य का, इसको बोलते हैं अख्याति। मिथ्या कहने लायक कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि भेद व्यवहार की जगह पर, हाँ, अभेद व्यवहार हो रहा है। ये बोलते हैं देखो, एक बार इतना समझने के बाद परिभाषा पढ़िए। केचित्तु यत्र यद अध्यासः, इसमें दो हो गए, यत्र एक, यद दूसरा। यत्र यद अध्यासः तद विवेक, उसकी पृथकता, तद विवेक अग्रह निबंधनः, अग्रह मूलकः इत्यर्थः। ये अग्रह कब से है? अनादि से, बस हो गया। तो अग्रह निबंधनः भ्रमः इति। अब देखो प्रभाकार क्या बोलते हैं, बोलते हैं अख्याति मतम आह केचित इति। अब ध्यान से पढ़ना, व्याख्या हो चुकी है, अर्थ ले लो आप इसमें से। यत्र यस्य अध्यासः लोक सिद्धः, अध्यास जो है सर्वलोक प्रसिद्ध है, ये बोलते हैं। यत्र यस्य अध्यासः लोक सिद्धः तयोः अर्थयोः, देखो दो ये हैं, तयोः अर्थयोः, फिर तद्धियोश्च, तद्धियोश्च का तद्ज्ञानयोः ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तद्धिय मने तद्ज्ञानयोः, ये सप्तमी द्विवचन है। अर्थयोः धियोः, अर्थयोः और ज्ञानयोः, हाँ, अर्थयोः ज्ञानयोः। इसमें तो बड़ा समय लगता है भाई ऐसे पढ़ने में, क्यों महात्मा? ऐसे पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा। चलो अगली कक्षा से ऐसे नहीं पढ़ेंगे फिर क्या। और क्या, ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं? क्यों भानु अम्मा, ऐसे ही ठीक है। अच्छा अभी तो चलने दो। बोलते हैं यत्र यस्य अध्यासः लोक सिद्धः तयोः अर्थयोः तद्धियोश्च भेद अग्रहे सति। बस ये है, भेद अग्रहे सति तन्मूलो भ्रमः इदम रूप्यम। रूप्यम मने रजतम, रजतम, इदम रूप्यम इदम रजतम, यह अभेद व्यवहार हो गया। यही तो गड़बड़ हुई। इदम सुक्ति का ये ठीक था, इयम सुक्ति का ये ठीक था, तत् रजतम ये भी ठीक था। भेद में भेद देखना ठीक ही है, लेकिन भेद का आग्रह होने से सादृश्य आदि दोष के कारण, प्रमाण व्यापार दोष के कारण विशिष्ट व्यवहार हो गया। अब ये क्या बोलते हैं देखो, भ्रम व्यवहार कहने की बजाय, हैं, वाह क्या बात है। ऐसे ये महाराज सत्य पक्षपाती लोग हैं कि ये कम से कम अभेद व्यवहार को तो मिथ्या बोलो, बोले ना,
अख्याति है, ये तो अध्यास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। विशिष्ट व्यवहार इदम रूप्यम इति विशिष्ट व्यवहार, इदम रजतम, यह जो विशिष्ट व्यवहार होने लगा, क्या व्यवहार होने लगा? अभेद बुद्धि से, हाँ, जब हम उसकी ओर बढ़ने लगे तो इति ही वदंती, ऐसा फिर बोलते हैं कि ये विशिष्ट व्यवहार का जो हेतु है ना, वो है एक भ्रम, और वो विवेक के अग्रह के कारण हुआ है। हैं दो चीज़ें, हैं दोनों का अलग अलग ज्ञान, वो दोनों सत्य हैं, ज्ञान भी सत्य है, वस्तु भी सत्य है। सो नारायण, तो आत्मख्याति, अन्यथा ख्याति, अख्याति, तीन ख्यातियाँ हो गई। तई ही अपि, हम भाष्यकार कहते हैं तुम जिसको विशिष्ट व्यवहार कह रहे हो उसको मैं भ्रांति व्यवहार बोलता हूँ, ये रत्न प्रभाकार बोलते हैं। देखो, बोले तैरपि विशिष्ट व्यवहार अन्यथा अनुपपत्या विशिष्ट भ्रांते है स्वीकार्यत्वात्। ये जब तक भ्रांति नहीं होती तब तक आपका ये विशिष्ट व्यवहार जो कह रहे हो वो चूंकि उपपन्न नहीं हो सकता, इसलिए सीधी बात करो क्या कि ये भ्रांति स्वीकार कर रखी है आपने। क्यों एक शब्द से बचना चाहते हो? विशिष्ट भ्रांते है स्वीकार्यत्वात्। लेकिन ध्यान रखना, हमारा उद्देश्य है साम्यांश खोजना, तो फिर से साम्यांश यहाँ दिखाते हैं। परत्र परावभास सम्मति ही इति भावः, फिर से वही रिपीट हुआ। परत्र परावभास, परत्र परावभास, सभी के मत में ये साम्य है। अच्छा, अब आती है असत ख्याति, शून्यवाद। ये क्या बोलते हैं भाई? अन्ये तू, तो अन्य तू में कौन आ रहा है? क्या परिभाषा इनकी बोलते हैं? भाष्य में देखना इसको। यत्र यद अध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते इति। यत्र यद अध्यासः, हाँ, तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते इति। ये देखो कैसे बोलते हैं। बोले तस्यैव अधिष्ठानस्य, तस्यैव, तस्यैव शब्द का अर्थ किया अध्यस्तस्य नहीं, अधिष्ठानस्य। तस्यैव अधिष्ठानस्य, दृष्टांत में कौन है वो? शुक्त्यादेहे। तो उसी की विपरीत कल्पना करना। क्या विपरीत कल्पना है? विपरीत धर्मत्व कल्पनाम, विपरीतो विरुद्धो धर्मो यस्य तद्भावः तस्य रजतादेहे कल्पनाम। वो रजत कैसी है तो वहाँ वस्तु शुक्तिका, तो एक रजत की कल्पना करना, इसमें वैपरीत्य क्या है? सुक्तिका से रजत का तो सादृश्य है, वैपरीत्य क्या है? वैपरीत्य ये है कि सुक्तिका मानो है और रजत जो है वो असत है। ये बोलते हैं। माने इन्होंने कोई और अध्यास माना ही नहीं सिवाय इसके अर्थाध्यास के, बस स्वरूपाध्यास हुआ पड़ा है। जिस रजत को आप देख रहे हो वो रजत बिल्कुल असत है, ये बताते हैं। शुक्तिता देहे अत्यंत असतः कल्पनाम आचक्षते इत्यर्थः। रजत को कहाँ रखा? असत में, हाँ, असतः कल्पनाम आचक्षते इत्यर्थः। तो ये जो शुक्तिका है जिसमें अधिष्ठान में बिल्कुल विपरीत, माने असत की, असत का दर्शन, जो वस्तु अत्यंत असत है उसको देखना, ये है असत ख्याति ही। वो जो दिखने वाली चीज़ है रजत, क्या है वो?
तो शून्यवादी बोलेगा ये असत है। असत ही नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? अत्यंत असत है। ये सांख्यवादी कहता है विशिष्ट व्यवहार जो है वही भ्रम है, दैट्स ऑल। अन्यथा इसमें कुछ भ्रम कहने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि रजत का बाह्य देश में प्रतीत होना, यानी आत्मा ही बाह्य देश में प्रतीत हो रही है, उसकी बाह्यता भ्रांति है, अध्यास है। उन्होंने कहा तो हट्ट देश में रजत है, उसका शुक्तिका देश में प्रतीत होना भ्रांति है। तो देशांत इस तरह से है, इसको आपको फिर से अपने आप थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। अब देखो वेदांत का इसमें खंडन है, अब वो विस्तार बहुत हो जाएगा। वो बोलते हैं कि जब आप कहते हो कि अत्यंत असत शब्द बोलते हो, तो अत्यंत असत शब्द का अत्यंत शब्द, अत्यंत असत का हाँ है, इंद्रिय के साथ संयोगी नहीं हो सकता। और इसलिए अवभासः शब्द कभी घटेगा नहीं। तो रजत जो है ना, प्रतीयमान रजत, शुक्तिका में भासमान प्रतीयमान रजत, ये खरगोश के सींग की तरह नहीं है। लो, ये वेदांत का कहना है। अगर अत्यंत असत वस्तु भास जाती तो गगन कुसुम भी भासता, तो ससश्रृंग भी भासता। इसलिए वेदांत उसको असत तो कहेगा, लेकिन अत्यंत असत तो नहीं कह सकता। ये तो बोले हे शून्यवादी, तुम जो अत्यंत असत कहते हो वो जरा विचार करके देखो। यह जगत हमारे मत में अत्यंत असत नहीं है। क्या है? बोले मिथ्या है, मिथ्या, अनिर्वचनीय है। अगर ससश्रृंग की तरह होता तो हम इसको अनिर्वचनीय क्यों कहते? तब तो हम सीधे ही बोल देते क्या असत है। और यदि सदरूप से निर्वचनीय होता तो सीधे बोल देते सत है। तो असत नहीं है, इसीलिए हमको शब्द बोलना पड़ता है अनिर्वचनीय, ये बोलते हैं। तो आप देखो जरा इनको, बोलते हैं एतेषु mateषु, इन सभी मतों में परत्र परावभासत्व लक्षण संवादम आह। माने हम साम्यांश को पकड़े हुए हैं। परत्र परावभासत्व लक्षण संवादम, संवादम माने ये सम्यकवाद है, सभी को स्वीकार है, सम्मति है, उसी को भाष्यकार उठाते हैं। देखो सर्वथापि, भाष्य में जाना, सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम। देखो अपनी परिभाषा भी नहीं ली। अपनी परिभाषा क्या थी? परत्र पूर्व दृष्टावभासः, स्मृति रूप, वो नहीं लिया। क्या ले रहे हैं? सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। इसमें किसी का विवाद नहीं है, अन्य में अन्य के धर्म का भासना। तो इसलिए हम इसी को लेके चलते हैं। किसी ने पूछा कि इस अध्यास के विषय में प्रमाण क्या है? आप अध्यास को नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार बोलते हो,
इस अध्यास का प्रमाण क्या है? किस प्रमाण से ग्रहण करते हो? इस प्रश्न का मतलब समझते हो आप? हैं? बनेगा? कोई बोलता है? नहीं, कोई नहीं बोलता है। अगर अध्यास प्रमाण से सिद्ध हो जाए तो प्रामाणिक हो जाएगा, और यदि प्रमाण से सिद्ध न हो तो आप बोलते क्यों हो? दोनों बात है। यदि आता है, समझ में आता है? यदि अध्यास आप बोल रहे हो तो इस विषय में प्रमाण दीजिए। अगर वो प्रमाण सिद्ध हुआ, हाँ, तो फिर प्रमाण सिद्ध हुआ, प्रामाणिक हुआ। और यदि वह प्रमाण सिद्ध नहीं है तो आप किस आधार पर बोलते हो कि अध्यास है? तो असिद्ध हुआ, तो आप बोलो मत। तो उसके लिए भाष्यकार बोलते हैं तथा च लोके अनुभवः, बोले ये अविद्याग्रस्त मानवों की अनुभूति है। आप देखते हो ये वाक्य, ये नहीं कहा किस प्रमाण से है। अनुभव भी किसका? हाँ, ये अविद्याग्रस्त जो सर्वसाधारण लोग हैं, ऑलरेडी अध्यास के शिकार हैं। अध्यास के ग्रास बने हुए जो हम लोग हैं, ऐसा जो है वो शराबियों का अनुभव है। अगर ऐसा कहा जाए तो जो अनुभूत है वो प्रामाणिक भी नहीं होगा और अननुभूत भी नहीं होगा। हुआ कि नहीं? अनुभव बाह्य भी नहीं रहा और प्रामाणिक भी नहीं रहा, क्योंकि अनुभव किसका हो रहा है? हाँ, पिए खाए लोगों का हो रहा है। तो वयम सर्वे अत्र पीताः ये बोलते हैं। देखो ये पंक्ति कितनी अच्छी है। तथा च लोके अनुभवः शुक्तिका ही रजतवत अवभासते। बोले शुक्तिका, अध्यास को क्या सिद्ध करना है? सर्वलोक प्रत्यक्ष है वो तो। सांख्यों ने भी कहा सर्वलोक सिद्धे है। भाष्यकार ने तो साफ ही कह दिया लोके अनुभवः शुक्तिका ही रजतवत अवभासते। यह अध्यास के बारे में इस तरह की बात कहने का मतलब समझते हो ना? समझ ही गए होंगे। इसको थोड़ा दूसरे शब्द में ले लो आप। अविद्या अविद्या बोलते हो, अविद्या किस प्रमाण से जानी गई? आप कहते हो ना कि सारे अनर्थों का मूल हेतु अविद्या है। अविद्या के होने में प्रमाण क्या है? क्या बोलोगे? श्रुति? ये देखो, क्या बोलोगे? अनुभव नहीं है? यदि अनुभव नहीं, यदि वह नहीं जानी गई तो बोलो मत, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। अगर वो नहीं जानी गई तो मत बोलो, और अगर जानी गई तो प्रमाण बताओ। प्रमाण सिद्ध कराने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। अब वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि हम सभी लोग अविद्याग्रस्त हैं ऑलरेडी, और इसलिए अहम इदम का उच्चारण करते हैं ऑलरेडी। और इस स्थिति को स्वीकार करके फिर ये प्रश्न कर रहे हैं। अविद्या का प्रमाण क्या है? ये प्रश्न करने वाला हाँ कौन है?
ये स्वयं ही, नहीं तो ये प्रश्न क्यों करता अगर वो चिदात्मा में होता तो ये प्रश्न स्वयं ही क्या है? अविद्या का लिंग है। प्रमाण तो मैं नहीं बोलूँगा प्रमाण बोलना तो थोड़ा खतरे वाली बात हो सकती है। हम कहेंगे ये अविद्या का लिंग है। हम बोले कैसे अविद्या का लिंग है? अच्छा तुम बताओ, तुम मुझसे पूछ रहे हो अविद्या का प्रमाण क्या है? ये तुम जान के पूछ रहे हो कि बिना जाने पूछ रहे हो? माने इस विषय में कि अविद्या का प्रमाण क्या है, इस विषय को तुम जानते हो तो पूछ रहे हो कि नहीं जानते हो इसलिए पूछ रहे हो? तो पूछने का हेतु क्या होता है? न जानना। तो तुम कहाँ बैठे फिर न जानने में? तो प्रश्न तो अविद्या का लिंग बना। तो बोले ये तो आप हमारे ही ऊपर पिल पड़े, हमने आपसे पूछा आप हमारे ही को बोले प्रश्न अगर गलत हो तो यही बताना पर्याप्त होता है कि तुम्हारा प्रश्न गलत है। प्रश्न का उत्तर देना पर्याप्त माने आवश्यक ही नहीं होता। गलत प्रश्न का उत्तर होता ही नहीं मेरे मालिक ये बोलते हैं, ये पंक्ति बड़ी है, हमारे आचार्यों ने इस पर मीमांसा कर रखी है। क्यों कहा भाष्यकार ने तथा च लोके अनुभवः? क्योंकि अननुभूत बता नहीं सकते, हाँ, और प्रमाण बता नहीं सकते। मैंने तो लौकिक दृष्टांत दिया, वो तो टीकाओं में नहीं है ये शराबी का जो अनुभव है वो प्रामाणिक नहीं है, एट द सेम टाइम अननुभूत नहीं है। तो शराबस्थानी क्या हुआ? अविद्या। तो अविद्याग्रस्त का जो अनुभव है, हाँ, वो प्रामाणिक तो नहीं है लेकिन अननुभूत नहीं है। अनुभूत है, प्रामाणिक नहीं है। अप्रसिद्ध नहीं है लेकिन प्रसिद्ध होते हुए भी प्रामाणिक नहीं है। ये अध्यास प्रसिद्ध हुआ क्या? अहम इदम, ये प्रसिद्ध है लेकिन प्रामाणिक नहीं है। जीवोस्मि कर्ता अहमस्मि भोक्ता अहमस्मि इत्यादि सर्वलोक प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध होने से कोई चीज़ प्रामाणिक हो जाए ये नहीं बोल सकते, और प्रसिद्ध होने के कारण अननुभूत है ये नहीं कहा जा सकता। क्या अर्थ निकलेगा इसमें से? प्रसिद्ध होने पर भी चूंकि प्रामाणिक नहीं है, हाँ, इसलिए विचारणीय है और इसलिए विचार से बाध्य है, मिथ्या है। इसमें ये नियम निकल आया कि किसी चीज़ का प्रसिद्ध होना उसके प्रामाणिक होने की पहचान नहीं है। केवल इतनी ही इसमें बात सिद्ध होगी कि वो अननुभूत नहीं है। अच्छा, अननुभूत कह देने से नुकसान क्या है? अननुभूत कहने से नुकसान ये है कि फिर जिसका अनुभव ही नहीं है उसकी बात भी मत करो और उस पर विचार भी मत करो। तो जीवत्व की बात मत करो, न जीवत्व के ऊपर विचार करो।
ये बात आएगी। अज्ञान की बात मत करो और अज्ञान पर विचार मत करो, इसलिए निवारण का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये ऐसे है। इसलिए बहुत तथा च लोके अनुभवः सुक्तिका ही रजतवत अवभासते। कथम भासते भाई? भासते तो सुक्तिका, लेकिन रजतवत अवभासते। बोलते हैं दूसरा दृष्टांत है, एकश्चंद्रः सद्वितीयवत इति। ये दो दृष्टांत दिए, एक दिया प्रपंच के लिए और एक दिया जीवत्व के लिए। ध्यान देना, रजत स्थानी कौन है? प्रपंच। और द्वितीय चंद्र स्थानी है जीवत्व। क्योंकि द्वितीय चंद्र कीदृश होता है? प्रथम चंद्रवत ही होता है। हैं? तत्सदृश होता है। तो बोलते हैं कि एक परमात्मा है, उसमें जीव कहाँ से आया? उसके लिए दृष्टांत हुआ चंद्रमा का। ये देखो कैसे बोलते हैं ये आत्मनि निरूपादिके अहंकार अध्यासे दृष्टांतम उक्त्वा ब्रह्म जीव अवांतर भेदस्य। ये देखो, ब्रह्म जीव अवांतर भेदस्य अविद्यादि उपाधिकस्य अध्यासे दृष्टांतम आह एकैति। क्या है एकैति? द्वितीय चंद्र सहित वत। माने एक चंद्र कैसा लग रहा है? दूसरे चंद्रमा के साथ, सहित, सद्वितीय। ये वाक्य का देखना, इसमें प्रयोग बड़ा बेहतरीन प्रयोग है। माने ऐसा बोल सकते थे, एकश्चंद्रः अवभासते, तो उसका अवभासना तो सही है, एकश्चंद्र अवभासते, ठीक है। लेकिन दूसरे चंद्रमा के साथ एक चंद्रमा भासता है। दो चंद्रमा भासते हैं ऐसा नहीं लिखा, आप ध्यान दो इस पर। दो चंद्रमा भासते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा। क्या लिखा? एक चंद्रमा दूसरे के साथ भासता है। ये बारीकियां हैं। वो जो भासता है वो उसको दो भासता है ये भी नहीं लिखा। बोलते हैं देखो, सद एक चंद्रमा, एक चंद्र, चंद्रमा एक है वही भास रहा है, लेकिन दूसरे के साथ सद्वितीय होके भास रहा है। प्रभाकार बोल रहे हैं द्वितीय चंद्र सहितवत। हाँ, दूसरे चंद्रमा से सहित होकर के मानो एक चंद्रमा भासता है। उपाधि क्या है? अंगुल्या द्विधा भाति इत्यर्थः। इसी तरह से एक परमात्मा, हाँ, अविद्या उपाधि रूपी उंगली लगा देने से, ये है उंगली स्थानीय अविद्या। एक ही परमात्मा जीव के साथ भासता है मानो। परमात्मा और जीव नहीं भासते क्या? हाँ हाँ हाँ, एक ही परमात्मा मानो जीव के साथ भासता है। बाधित कौन होता है? वही दूसरा चंद्रमा। उंगली हटाई तो यहाँ अविद्या हटाई तो बस हो गया। बाध प्रत्यक्ष, हाँ ठीक हो गया भाई। वत शब्देन मिथ्यात्वम वत शब्देन उच्यते। वत जो लगा है ना, रजतवत अथवा सद्वितीय वत, तो ये मिथ्यात्व का सूचन करता है। एनीवे, ये बस इतना ठीक है। ये
सो सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति तथा च लोके अनुभवः। शुक्ति का ही रजतवत अवभासते एकश्चंद्रः सद्वितीयवत इति। यहाँ तक तो एक अध्यास का निरूपण हो गया। ध्यान दें अब क्या बोलते हैं कि इस अध्यास के ऊपर आओ आक्षेप करते हैं। यहाँ क्या क्या कहा कि जितने भी दार्शनिक हैं सभी ने अध्यास को स्वीकार किया, लेकिन अब हमारा ये कहना है कि जिस विषय में आप अध्यास बता रहे हो उस विषय में अध्यास असंभव है। कैसे असंभव है? भाष्यकार को देखना, एक दो पंक्ति जरूरी हैं। कथम पुनः, यह अध्यास की असंभावना। पहले अध्यास क्या है हमने संभावना बताई, स्वरूप बताया उसका, परिभाषा बताई उसकी, फिर प्रतिपक्षी लोगों का क्या मत है वो बता दिया, उसके विषय में प्रमाण नहीं है, हाँ लोकानुभव है ये बता दिया। क्रम देखना, आप जाके कमरे में पढ़ोगे तो इस क्रम को पहचानने की कोशिश करना। अब असंभावना देखो, पहले सिद्ध कर दिया, अब असंभावना बोलते हैं। क्या असंभावना है? कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासः विषय तद्धर्माणाम। बोले महाराज एक बात बताओ, प्रत्यगात्मा में जो कि अविषय है, प्रत्यगात्मनि अविषये, भाष्य देखते रहना, प्रत्यगात्मनि अविषये कथम पुनः अध्यासः। कस्य अध्यासः? विषय तद्धर्माणाम, विषय और विषय के धर्मों का प्रत्यगात्मा में अध्यास कैसे हो सकता है? क्यों दिक्कत क्या है तुमको? क्योंकि प्रत्यगात्मा अविषय है। देखो इसी में हेतु छिपा रखा है, क्योंकि प्रत्यगात्मा अविषय है। बोले जरा विवरण करो अपने आक्षेप का, विस्तार करो। बोलते हैं सर्वो ही पूर्वस्थिते विषये विषयांतरम अध्यस्यति। पूर्वस्थिते जो इंद्रिय प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं, सामने जो चीज है, माने हैं जिसमें विषयता है, बस इतना ही बताना था। पूर्वस्थित शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें विषयता है, वही अध्यास का पात्र बनती है। ये व्याप्ति बना रखा है। सर्वो ही पूर्वस्थिते विषये, हाँ, विषयांतरम अध्यस्यति। क्या वाक्य है मूल? विषये विषयांतरम अध्यस्यति। विषय में ही दूसरे विषय का अध्यास होता है। सुक्तिका में वो भी विषय है, रजत वो भी विषय है, रज्जु वो भी विषय है, सर्प वो भी विषय है। आप कहाँ अध्यास बता रहे हो? अविषय। ये देखो, ये है पूर्व पक्ष। कैसा है? प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा में अविषय में विषय का अध्यास हुआ, ऐसी कोई व्याप्ति हमको मिलती नहीं है। ये देखो, व्याप्ति ये बनी हुई है, हाँ, अच्छा आज नहीं पकड़वाता, कल अगर हुआ तो कान पकड़वा देंगे, परसों हुआ तो उठा के बैठाएंगे। सावधान।
क्या बोल रहे हैं? ये व्याप्ति ये बनी है कि अध्यास और अधिष्ठान का संबंध विषय का ही विषय में ही है। जहाँ विषयत्व नहीं है वहाँ अध्यास की संभावना नहीं है। बस ये है व्याप्ति बनी। तो इस व्याप्ति में पहली ही शर्त घटती नहीं आत्मा में, प्रत्यगात्मनि। हाँ देखो ये शब्द जानबूझ के दिया है, प्रत्यगात्मनि अविषये। हाँ, तद विषय तद्धर्माणाम अध्यासः कथम पुनः। तो आप तो विषय, हाँ सॉरी, आप तो अविषय में विषय का अध्यास बता रहे हो, ठीक है। अविषय में विषय का अध्यास बता रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है। कैसे हुआ ये? युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य, आपने बहुत जोर शोर से ढोल बजाते हुए कहा था, हाँ, कि युष्मत् जो है वो अस्मत् नहीं हो सकता। तो आत्मा तो युष्मत् प्रत्यय रहित है। क्या शब्द बोला गया है? युष्मत् प्रत्यय अपेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। ब्रवीषि मने त्वम एव ब्रवीषि, तुम्ही ने कहा था कि प्रत्यगात्मा क्या अविषय है। तो फिर अविषय में विषय का अध्यास कैसे होएगा? हाँ, इतना ही रखेंगे आज। चलो अब रखते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।